प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, पिछले ई व्याख्यानों से आगे बढ़ते हुए आगे के नए ई व्याख्यान, इससे पहले के भी ई व्याख्यान मेरे स्केचिंग जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे के ई व्याख्यान में थियोरेटिकल पार्ट की ओर बात करते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ आर्ट, जिसको बेसिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कला के मूलभूत तत्व। तो इस ई व्याख्यान में मैं कलाओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे मोटे रूप से, कला के महत्व के बारे में बात करेंगे मोटे रूप से, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम रेखांकित करेंगे। तो इस ई लेक्चर में हम कलाओं के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। कलाओं की संख्या के बारे में जो विद्वान लोग हैं वो एकमत नहीं है, और कुछ विद्वानों के अनुसार कला का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने कलाओं का श्रेणी विभाजन तो किया है, किंतु इनका वर्गीकरण नहीं किया है, क्योंकि एक कला दूसरी कला से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। फिर भी कुछ विद्वानों ने आधुनिक काल में कला को अध्ययन करने की दृष्टि से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर कुछ वर्गीकरण किए गए हैं। तो पहला है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। आचार्य महर्षि ने इन्हें चारु औरकारु के नाम से संबोधित किया है। उपयोगी कलाओं का संबंध हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है, जो उपयोग में ली जा सकती है, जबकि ललित कलाओं का संबंध हमारी मानसिक आवश्यकताओं, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक चेतना से है। अतः आनंद और सौंदर्य ग्राह होने के कारण ललित कलाएं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। उपयोगी कलाओं के अंतर्गत जिनका उपयोग किया जाए, और ये कलाएं पूर्णतः व्यावसायिक होती है, जैसे सुथारी, सुनारी, हस्तकलाएं आदि। ये कलाएं हमारे जीवन को सजाती है, संवारती है और जीवित रखती है। लेकिन ललित कलाएं जो है वो सौंदर्यात्मक होती है। और पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के 5 प्रकार बताए हैं, जिसमें काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला है। इसमें काव्य कला को उच्च और स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी में रखा है। कुछ विद्वानों ने कलाओं का वर्गीकरण मेजर आर्ट और माइनर आर्ट के रूप में किया है। मूल रूप से मेजर आर्ट ललित कलाओं के लिए और माइनर आर्ट उपयोगी कलाओं के लिए उपयुक्त किया गया है। हेगेल ने कलाओं का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर किया है। उन्होंने ये विभाजन जो है वो दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार से किया है। इसमें नृत्य, शिल्प, मूर्ति व वास्तुकला को कलाओं और संगीत व काव्य कलाओं को श्रव्य कलाओं के अंतर्गत रखा है। दृश्य कलाएं दिखाई देने के कारण मूर्त कला कहलाती है, और संगीत और काव्य कलाएं जो है वो नेत्रों का विषय नहीं होने के कारण अमूर्त कलाएं कहलाती है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के कलाओं के वर्गीकरण मुख्य और गौण रूप में किया है। उनकी मान्यता है कि नाट्य कला के संबंध में अन्य कलाएं गौण हैं, क्योंकि नाट्य कला में अन्य कलाओं का उचित समावेश हो जाता है। ललित कला में अंतर।
ललित कलाओं का संबंध जो है वो मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति व लोकोत्तर जीवन से है, जबकि उपयोगी कलाओं का संबंध सभ्यता के क्रमिक विकास व लौकिक जीवन से, लौकिक जीवन जिसमें हम रहते हैं। ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती है, जबकि उपयोगी ललित कलाएं हमारे दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख से भर देती है, जबकि उपयोगी कलाएं जो होती है मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति कर देती है। ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति से मिलाती है जिसे परम सत्य या परमानंद की स्थिति कहा जाता है, जबकि उपयोगी कलाओं का व्यवहार व्यावसायिक और भौतिक से ही संबंधित है। ललित कलाएं आनंद की निधि व पारलौकिक सौंदर्य कर संवाहक है, जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है, जबकि उपयोगी कलाएं जो है वो मनुष्य जीवन को सजाती, संवारती व जीवित रखती है। ललित कलाएं कल्पना के संयोग से रूप का सृजन करती है, सृजन ही इन कलाओं का सार है, जबकि उपयोगी कलाओं का मुख्य उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य सेतु कार्य करना है। यह व्यवसाय उत्पादक एवं बिक्री से संबंधित है। ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं में समानताएं बात करेंगे। इससे पहले हमने असमानताओं की बात की, अब हम इनमें क्या सिमिलरिटी, समानताएं क्या है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों ही प्रकार की कलाओं को सौंदर्य व कल्पना के तत्व समान रूप से प्रभावित करते हैं। दोनों ही कलाओं में रुचि बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। कला रूप का सृजन करती है और अरूप को प्रदान करती है, अतः रूप निर्माण के सभी तत्व दोनों कलाओं में समान रूप से प्रभावित करती है। वर्तमान युग में ललित एवं उपयोगी कलाएं समानांतर महत्व रखती है। आज सभी प्रचार प्रसार माध्यमों की धूप है सभी जगह, जिसके फलस्वरूप आधुनिक जीवन में भौतिकवादी दृष्टिकोण व उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हुआ है। अतः दोनों ही प्रकार की कलाएं इन तत्वों में समान रूप से प्रभावित हुई है। आज विश्वविद्यालयों में ललित कला संकायों में व्यावसायिक कला की शिक्षा दी जा रही है, जो कि महत्वपूर्ण है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा सृजनधर्मी एवं कलात्मक सौंदर्य व्यक्त करने वाले प्रारूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यावसायिक उपादानों को उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास भी अद्भुत कलापूर्ण हो गया है और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण मौलिक सृजनात्मकता भी मुखरित हुई है। तो जो ये समानताएं पड़ी है, उसके बाद में कला ने हमारे आज के युग में नवीन स्वरूप को ग्रहण कर लिया है और नैतिक और आदर्शों की स्थापना के लिए इनका प्रचार प्रसार जो है सामग्री के रूप में भी दोनों प्रकार की कलाओं का उपयोग हो रहा है और समाज, मनोविज्ञान, साहचर्य व समय के तत्व कलाकारों को नवीन दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं। और अतः उपयोगी एवं ललित कला में अंतर करना एकदम से सहज नहीं है। किसी भौगोलिक सीमा में वही कला उपयोगी होती है तो अन्य देशीय सीमा में वह ललित कला हो सकती है। अंतर मूल रूप से यही है कि ललित कलाओं की सार्थकता अपेक्षाकृत सौंदर्य के साथ अधिक है, वह उपयोगी कलाओं में उपयोगिता के साथ अधिक है। प्रिय विद्यार्थियों, कलाओं के वर्गीकरण, कलाओं की असमानताओं, कला और उपयोगी कला में असमानता और कला में समानताओं के पश्चात हम कला के महत्व, जो कि बहुत बड़ा बिंदु है, लेकिन उसको किन्हीं रूपों में परिभाषित करने का मैंने प्रयास किया है कि कलाएं मनुष्य के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, व्यक्तित्व निर्माण, भावात्मक विकास, सांस्कृतिक व नैतिक विकास की दिशा में कार्यरत रहती है।
इसमें कल्पना शक्ति, स्मृति, निरीक्षण शक्ति, स्वतंत्र चिंतन, तुलनात्मक प्रवृत्ति, आत्म प्रकाशन और आत्मनिर्णय की क्षमता का उत्तरोत्तर विकास होता है। कला मानव के प्रत्येक क्षेत्र में रच बस गई है और प्राचीन काल से ही आधुनिक वैज्ञानिक युग तक कला का महत्व निर्विवादित रूप से सत्य है। ललित कलाओं के साथ सौंदर्य आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। अनेक परिभाषाओं एवं वर्गीकरण के बाद भी वास्तविकता यह है कि हर कला का हर स्वरूप मानव को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। कला सजीव जगत को सौंदर्यानुभूति प्रदान करता है। कला कार्य करने की वह शैली है जिसमें हम सुख या आनंद मिलता है। कला की महत्वता को समझकर ही चिकित्सकों ने असाध्य रोगियों को कलाओं, संगीत, चित्रण, शिल्प आदि से जोड़ा और उनके रोग मुक्ति में आश्चर्यजनक ढंग से सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए हैं। भारतीय मनुष्यों का भी मानना है कि किसी कला सृजन में रत रहना मानसिक और आत्मिक विकास का मार्ग है। अतः कला मनुष्य और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में भर्तृहरि के नीति शतक में कहा गया है, कलाविहीन संपन्न व्यक्ति भी पशु के समान होता है। कलाविहीन जीवन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृत्यु के समान कहा है। कला व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। कला जीवन से संतुष्ट होने की भावना का विकास करती है। कला एक स्थिर समाज को बनाने में मदद करती है। समाज के लिए कला का महत्व सर्वव्यापी है। कला मनुष्य व मनुष्य समाज द्वारा निर्मित होता है। सौंदर्य के प्रति मनुष्य में स्वाभाविक ललक होना प्रकृति प्रदत्त तो है, तथापि कला प्रकृति नहीं है। प्रकृति से हम कलात्मक प्रेरणा लेते हैं, लेकिन कला का निर्माण तो मनुष्य अपने श्रम व कल्पना से करता है। अतः प्रकृति से प्रेरणा लेने से पहले मनुष्य का प्रकृति से जुड़ाव होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सृजन क्षमता होती है। उसे अभिव्यक्त करना अपने आप में सौंदर्यानुभूति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कला की महत्वता के बारे में आपने देखा, सुना, समझा। आप इन ई लेक्चर्स को अधिक से अधिक संख्या में देखें और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको बार बार इन ई लेक्चर्स को देखें। आप मेरे PDF जो नोट्स मैंने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने उपलब्ध कराए हैं उनको आप निश्चित रूप से देखें, सुने, समझें। यदि कोई चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, मान लो किसी के पहले चित्रकला नहीं थी, तो भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन ई लेक्चर्स को देखें, इन PDF नोट्स को लिख लें, इनका प्रिंट ले लें और आपको यदि किसी भी विषय में या किसी भी टॉपिक पे कोई ज़्यादा समस्या आती है, कम समस्या भी आती है, तो आप मुझसे संपर्क करें। अपने मैंने मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं, तो आप इन पे संपर्क करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों, इन विषयों से कला, चित्रकला जो बहुत अच्छा विषय है, कला इनसे मन का विषय है, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जीवन जीना भी एक कला है, तो आपको कभी इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात करें। और इससे पहले मैंने जो ई लेक्चर दिए हैं आपको स्केचिंग के बारे में भी आप करते रहें। दिन के 5 स्केच, 4 स्केच भी बनाएंगे तो आप अपने सबमिशन फाइल जो आपकी 100 से 150 स्केचेस जो A4 कागज पे जो आप स्केचिंग बनाएंगे, 4B और 6B पेंसिल, क्या क्या सामान लाने हैं ये भी मैंने आपको पहले के ई लेक्चर्स में बताया है। और आपको कप प्लेट, कम से कम वस्तु चित्रण जो आपका पेपर है उसमें कम से कम 3 निर्जीव वस्तुएं वो शीट पे, हाफ इंपीरियल शीट पे होनी चाहिए। 3 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जो भी हो, कम से कम 3 होनी चाहिए, जिसमें कप प्लेट, ग्लास, जग, गुलदस्ता, रिमोट, टीवी, ये ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं। निर्जीव वस्तुओं की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये हिलती डुलती नहीं है, तो आपको लाइट एंड शेड, पेंसिल से लाइट एंड शेड, और अगर पेंसिल से अगर एक बार अच्छा हो गया तो मुझे चेक करा ले, तो उसमें कलर करना भी आप लाइट एंड शेड बना के बता सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय आपके पास बहुत कम है और इस लॉकडाउन में आपको
ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है। और इसी आशाओं के साथ में कि आप स्केचिंग भी बना रहे होंगे और PDF नोट्स भी मेरे उतार रहे होंगे, इस ई लेक्चर भी सुन रहे होंगे, इसी आशा के साथ में शुभकामनाएं। धन्यवाद।